हे गाइस, वेलकम यू ऑल टू एग्जाम वॉरियर। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रहा होगा। आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हो कि नेवी का एग्जाम का नोटिफिकेशन कब आए, नेवी का पीएफटी कब हो, और आप लोग ये भी बेसब्री से इंतजार कर रहे हो कि एयरफोर्स एक्सवाई ग्रुप का एग्जाम का नोटिफिकेशन अभी तक क्यों नहीं आया। मगर वेट करिए, जरूर आएगा। एंड हम लोग आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे यूनिवर्स का जो बचा हुआ क्लास था हमारा, उसको आज हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। हम इस क्लास में देखेंगे कि जो हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इंडियन नेवी एमआर के तहत और बाकी सारे जो भी एग्जाम हो उसके तहत जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूनिवर्स से, हम लोग उसको देखेंगे आज इसी क्लास में कंप्लीट कर लेंगे हम। बट उससे पहले एक छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं हम लोग कि क्या हम लोगों ने पहले क्लास में पढ़ा था। चलिए हम लोग देख लेते हैं। हम लोगों ने पढ़ा था कॉस्मोस के बारे में। कॉस्मोस हम लोगों ने देखा था कि जो स्काई में जो भी है, मतलब स्टार्स, प्लैनेट एंड सैटेलाइट्स, उसको कॉस्मोस बोला जाता है। नंबर ऑफ स्टार्स से गैलेक्सी बनता है, नंबर ऑफ गैलेक्सीज से बनते हैं क्लस्टर्स, एंड नंबर ऑफ क्लस्टर्स से बनता है सुपर क्लस्टर। उसी के बाद हम लोगों ने देखा था कि टॉलेमी ने अपने हाइपोथेसिस में, जियोसेंट्रिक हाइपोथेसिस में बताया था कि अर्थ सेंटर में है और सन चारों तरफ घूम रहा है। एंड देन आफ्टर कोपरनिकस ने इसको रेक्टिफाई किया और कोपरनिकस ने अपना थ्योरी दिया जो कि है हेलियोसेंट्रिक, जिसमें सन को बीच में बताया गया और चारों तरफ इसके प्लेनेट घूम रहे हैं जो कि मर्क्यूरी, वेनस, अर्थ। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि हमारा जो स्टार्स ग्रुप ऑफ स्टार से बना हुआ है गैलेक्सी जो आकाशगंगा कहलाता है। और हमारा आकाशगंगा कौन सा है? मिल्की वे है, जिसका 3 रोटेटरी आर्म्स है। जिस आउटर आर्म में है पार्सियस, जिसमें नए स्टार्स बनते हैं। देन आफ्टर जो हमारा प्लेनेट है या फिर हमारा सन जो है या फिर हमारा जो गैलेक्सी है वो कहाँ पर है? लोकल आर्म, मतलब ये सेकंड आर्म में है। यही है हमारा आकाश गंगा, मिल्की वे। देन आफ्टर हम लोगों ने देखा था थर्ड आर्म, फिर कॉन्ट्रैक्शन हो रहा था। यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से एटॉमिक कॉलिशन हो रहा था, तो फिर एटॉमिक कॉलिशन होने की वजह से हाइड्रोजन से हीलियम हो रहा था। एंड देन आफ्टर हम लोगों ने इसमें देखा था कि गैसियस क्लाउड बनाता है, जिससे बनता है एक प्रोटोस्टार, और इसका नया नाम क्या है? नेब्यूला। नेक्स्ट हम लोगों ने पढ़ा सेकेंडरी आर्म्स, जो कि है हमारे सन से नियरेस्ट स्टार कौन सा है? अल्फा सेंचुरी सी है। एंड देन आफ्टर इसी को बोला जाता है प्रॉक्सिमा सेंचुरी। एंड विथ रेस्पेक्ट टू अर्थ बोला जाए तो ये प्रॉक्सिमा सेंचुरी सेकंड नियरेस्ट स्टार है। फिर डॉग स्टार के बारे में पढ़ा, सबसे ब्राइटेस्ट है हमारे प्लैनेट सौरमंडल के बाहर, मतलब हमारे प्लैनेट्स के बाहर है, सोलर सिस्टम के बाहर है ये डॉग स्टार। ये सबसे ब्राइटेस्ट है, सन से भी ज्यादा ब्राइटेस्ट है। और हम लोगों ने देखा पोल स्टार। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि हमारे नियरेस्ट सबसे सबसे नियरेस्ट गैलेक्सी कौन सा है? एंड्रोमेडा गैलेक्सी। उसी के बाद हम लोगों ने पढ़ा था नियरेस्ट अमोइबा शेप गैलेक्सी कौन सा है? लिमन अल्फा। नेक्स्ट हम लोगों ने पढ़ा था स्टार्स के बारे में। फर्स्ट स्टेज में नया स्टार्स बनता है रेड कलर का। देन आफ्टर ये सेकंड स्टेज में ये जाइंट स्टार बन जाता है। एंड देन आफ्टर ये जाइंट स्टार हीलियम से कन्वर्ट होना चाहता है किसमें? मेटल्स में। एंड देन आफ्टर मेटल से ये और भी आगे बढ़ना चाहता है और उसी के बाद एक्सप्लोजन हो जाता है, जिसको कहा गया है सुपरनोवा। और सुपरनोवा को इसमें दो तरह से दर्शाया गया था कि 1.4 मास ऑफ सन, मतलब 1.4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ सन अगर होगा तो ये हाई स्पीड से रोटेट करेगा। अगर हाई स्पीड से रोटेट करेगा तो फिर ये पल्सर स्टार कहलाएगा, या फिर ये घूमते घूमते अपने ऑर्बिट को छोड़ के चला जाएगा तो फिर ये एक तरह का ब्लैक होल बन जाएगा। अगर ये 1.4 गुना अगर मास ऑफ सन से कम है तो फिर ये क्या बन जाएगा? व्हाइट ड्वार्फ बन जाएगा, या फिर इसी को बोला जाता है ब्लैक ड्वार्फ, जिसके अंदर कोई भी एनर्जी नहीं है और ये धीरे धीरे लुप्त हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोगों ने पढ़ा था सन मैक्सिमम कब होता है? ये मैक्सिमम डिस्टेंस हमारे अर्थ से सन का डिस्टेंस कब होता है? 4 जुलाई में। एंड देन आफ्टर मिनिमम डिस्टेंस कब होता है? 3 ऑफ जनवरी में। और हमारे पृथ्वी से सन का एवरेज डिस्टेंस कितना है? 14.9 किलोमीटर, करोड़ किलोमीटर है। नेक्स्ट हम लोगों ने देखा था कि सनलाइट का जो एनर्जी हमारे अर्थ में स्ट्राइक करता है, ये प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर में प्रति मिनट में 65 बिलियन फोटॉन्स हिट करता है। ये एक्चुअली में ये फोटोन क्या है? ये फोटोन तो एक एनर्जी सोर्स है और यही एनर्जी का पैकेट हमारे पृथ्वी पर स्ट्राइक करता है, मतलब पृथ्वी के सरफेस पर स्ट्राइक करता है। तो कितने अमाउंट ऑफ ये फोटोन स्ट्राइक करता है हमारे पृथ्वी पर? 65 बिलियन फोटोन प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मिनट में स्ट्राइक करता है। और इससे हम लोग को एनर्जी कितनी मिलती है हमारे सरफेस को? 1.94 कैलोरी, जिसको कहा गया है क्या? सोलर कांस्टेंट।
नेक्स्ट हम लोगों ने देखा कि फोटोस्फेयर एंड देन आफ्टर क्रोमोस्फेयर एंड देन आफ्टर कोरोना, जो कि है सन का पार्ट। ये फोटोस्फेयर सेंटर पार्ट है, देन आफ्टर कोर एक मतलब सेंटर पार्ट है। ये सेंटर के ऊपर वाली सतह जो है इसी को कहा गया है फोटोस्टार, जहां पर ब्लैक स्पॉट्स मिलते हैं। एंड देन आफ्टर ये बाहर का जो आउटर सरफेस है, जो एटमॉस्फेयर है सन का, इसको कहा गया है क्रोमोस्फेयर। और ये कोरोना जब सिजगी का कंडीशन आता है, देन आफ्टर ये कोरोना का फॉर्मेशन होता है। सिजगी मतलब इन द सेंस ग्रहण जब लगता है, मतलब सोलर इक्लिप्स जब होता है, तब ये सिजगी का फॉर्मेशन होता है, जो कि आप लोगों ने देखा था 21 जून को। और ये सन का विजिबल पार्ट कौन सा है? ये बीच वाला पार्ट जो कि ब्लैक स्पॉट है, ब्लैक स्पॉट जहां पर है, जिसको कहा गया है फोटोस्फेयर। नेक्स्ट हम लोगों ने देखा कोर, जो कि सेंटर में है। देन आफ्टर हम लोगों ने पढ़ा था प्लेनेट को डिस्क्राइब किया गया अकॉर्डिंग टू 1919 इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के तहत, जो कि इसका हेडक्वार्टर है पेरिस में। ये 5 साल अंतर अंतर इसका एक समिट होता है, और 2006 में ही समिट हुआ था इसका, जिसका नाम था प्रेग्यू समिट। और इसी के तहत प्लूटो को प्लेनेट के दर्जा से हटा दिया गया, और इसके तहत प्लेनेट को नया एक डेफिनेशन मिला। और वो डेफिनेशन क्या था? अगर उस प्लेनेट का ग्रेविटेशन ज्यादा है, अगर वो गोलाकार है, मतलब एटलीस्ट गोलाकार होना चाहिए, और उसी के साथ साथ उसका नेबर प्लेनेट का जो ऑर्बिट है वो प्लेनेट के साथ कट नहीं होना चाहिए। मतलब एक नेबर प्लेनेट है और उसी के साथ साथ उसका जो ऑर्बिट है वो कट नहीं करना चाहिए, तब उसी को कहा गया है प्लेनेट। इसीलिए प्लूटो का ग्रेविटेशन कम था, इसी इसी की वजह से प्लूटो को प्लेनेट के दर्जा से हटा दिया गया। और प्लेनेट को इन्होंने फर्दर क्लासिफाइड किया मेजर प्लैनेट्स, प्लूटॉन्स। मेजर प्लैनेट्स जो कि है मार्स, वेनस, अर्थ। देन आफ्टर प्लूटॉन्स, जिसको बोला गया है ड्वार्फ प्लैनेट, मतलब बोना ग्रह। एंड देन आफ्टर स्मॉल कैलेस्टियल बॉडीज, जिसमें है मीटियोर्स, मतलब उल्का, धूमकेतु। एंड देन आफ्टर क्षुद्र ग्रह, जिसका आप लोगों ने इमेज यहाँ पर देखा था। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़े थे, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि प्लेनेट की अगर बात की जाए तो फिर हमारा सन के रेस्पेक्ट में प्लेनेट का जो पोजीशन है वो कहाँ पर है। एक्चुअली में ये जो प्लूटॉन्स और चेरॉन जहाँ पर दिखाया गया है, ये प्लेनेट का दर्जा से हटा दिया गया। पहले सन के नियरेस्ट प्लेनेट कौन सा है? मर्क्यूरी है, देन आफ्टर वेनस है, देन अर्थ है, देन मार्स है, देन जुपिटर यहाँ पर है, सैटर्न है, यूरेनस है एंड नेपच्यून है। हम लोगों ने पहले क्लास में पढ़ा था कि ये जो सेंटर का जो लाइन है, इसी को कहा गया है एस्टेरॉयड बेल्ट। यही एस्टेरॉयड बेल्ट दोनों प्लैनेट्स को विभाजित करता है दोनों टाइप से। मतलब ये एस्टेरॉयड बेल्ट के बीच बीच में, मतलब इसके अंदर में जो प्लैनेट्स है, इसी को कहा गया है क्या प्लैनेट्स? इनर प्लैनेट्स, जो कि बना हुआ है ठोस पदार्थ से। और इसका रिवोल्यूशन टाइम, इसके जो इनर साइड में जो प्लैनेट्स है, मतलब मर्क्यूरी, वेनस, अर्थ, मार्स, ये चारों प्लैनेट का रिवोल्यूशन टाइम, मतलब सूर्य को चक्कर काटने का समय कम होता है। और इसी के साथ साथ अगर बात की जाए कि इसके बाहर के प्लेनेट का, मतलब ये एस्टेरॉयड बेल्ट के बाहर के प्लेनेट कौन सा है? जुपिटर है, सैटर्न है, यूरेनस है, नेपच्यून है। ये प्लूटो तो प्लेनेट के दर्जा से हटा दिया गया। और यही सब प्लेनेट बना हुआ है किससे? गैसियस एलिमेंट से, मतलब गैस से बना हुआ है ये। आप लोगों ने पढ़ा कि हाइड्रोजन का गैस है, तो इसी प्रकार से ये भी बना हुआ है, ये सब गैसियस प्लेनेट है। और इसका रिवोल्यूशन टाइम मोर है, मतलब इसका जो सूर्य के चारों तरफ चक्कर काटने का समय सीमा ज्यादा है इनर प्लैनेट से। अगर बात करें हम लोग असेंडिंग टू डिसेंडिंग ऑर्डर की, तो असेंडिंग ऑर्डर में सबसे बड़ा प्लैनेट कौन सा है? जुपिटर, देन आफ्टर सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, देन आफ्टर अर्थ, वेनस, मार्स एंड मर्क्यूरी। JSUN, EVMM। आप लोग जस्ट जो इसका जो पहले वाला जो वर्ड है, इससे आप लोग याद रख सकते हो इसको, JSUN, EVMM। क्लियर है? हम लोगों ने इतना दूर तो हम लोगों ने पहले क्लास में ही पढ़ लिया था। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आज के क्लास में प्लैनेट्स के बारे में। हम लोग देखे थे इसके पहले कि इनर प्लैनेट है ये एंड आउटर प्लैनेट्स है ये, मगर हम लोग इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे कि प्लैनेट्स का जो क्लासिफिकेशंस है, इसका डिटेल एनालिसिस क्या है, हम लोग उसको देखेंगे आज के क्लास में। हम लोगों का क्लास, आज का क्लास यहीं से शुरू होता है। और हमारा पहला प्लैनेट है सन से जो नियरेस्ट प्लैनेट है, जिसका नाम है मर्क्यूरी। और यही सबसे छोटा प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम में। और इसी के साथ साथ ये सूर्य के सबसे करीब भी है। और इसी इसी की वजह से इसके अंदर कोई एटमॉस्फेयर नहीं है। अगर इसके अंदर एटमॉस्फेयर नहीं है तो ये जल्दी से गर्म हो जाएगा और जल्दी से
ठंडा हो जाएगा। इसी के वजह से इसका टेम्परेचर डिफरेंस बहुत ही ज्यादा है। मतलब इसके अंदर एटमॉस्फेयर नहीं है, ये हीट को ट्रैप नहीं कर सकता। मतलब ये मर्क्यूरी जो प्लेनेट है ये हीट को ट्रैप नहीं कर सकता। अगर ये हीट को ट्रैप नहीं कर सकता तो फिर हीट जल्दी से आ जाएगी, अगर रात होगा तो फिर ये हीट जल्दी से एमिट कर देगी। तो इसी की वजह से इसका जो टेम्परेचर डिफरेंस है बहुत ही ज्यादा हो जाता है। इन द सेंस दिन में ये बहुत गर्म होता है और रात में ये बहुत ठंडा होता है। और इसकी रोटेशन की बात करें तो ये 59 डेज में एक बार खुद स्पिन कर लेता है। अब हमें जानने की जरूरत है कि रोटेशन क्या है एंड रिवॉल्यूशन क्या है। रोटेशन की बात करें जो कि आप लोग 24 घंटे मतलब अप्रोक्स में 24 घंटे जिसको बोला जाता है एक दिन, एक दिन का रोटेशन जो अपना पृथ्वी खुद के एक्सिस में जो एक बार घूम जाता है इसी को कहा गया है रोटेशन। और रिवॉल्यूशन की बात करें तो सूर्य के रेस्पेक्ट में एक बार घूमना जिसको अप्रोक्स में बताया गया है 365 डेज जिसको 1 ईयर बोला जाता है। यही है क्या, रिवॉल्यूशन। आपको पता चल गया होगा कि रिवॉल्यूशन क्या है एंड देन आफ्टर रोटेशन क्या है। रिवॉल्यूशन मतलब सूर्य के चारों ओर चक्कर काटना को बोला जाता है रिवॉल्यूशन, और अपने खुद के एक्सिस में चक्कर काटने को कहा गया है रोटेशन। तो मर्क्यूरी का रोटेशन डे कितना है, मतलब वो अपने खुद के एक्सिस में कितने दिन में चक्कर काट लेता है, 59 डेज में। और रिवॉल्यूशन की बात करें तो ये रिवॉल्यूशन 88 डेज में पूरा कर लेता है। मतलब ये सूर्य के चारों ओर 88 डेज में पूरा कर लेता है। तो हमारा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यहीं से बन जाता है। और इसी के बाद ये जो पॉइंट आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पर वेनस और यूरेनस, ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। एक्चुअली में हमारा जो प्लेनेट है, हमारा प्लेनेट किस तरफ घूमता है, हमारा प्लेनेट एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। आप लोग यहाँ पर एरो देख पा रहे हो, ये हमारा प्लेनेट है जो कि एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। मगर क्लॉकवाइज कौन से प्लेनेट घूमते हैं, वेनस और यूरेनस, ये दोनों प्लेनेट है जो कि क्लॉकवाइज घूमते हैं। मतलब डायरेक्शन ऑफ रोटेशन इनका जो स्पिन का जो डायरेक्शन है ये खुद के एक्सिस में ईस्ट से वेस्ट में घूमते हैं। और इसके अलावा जितने भी प्लैनेट्स हैं वो कैसे घूमते हैं, वेस्ट टू ईस्ट घूमते हैं। आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि यूरेनस एंड वेनस ये क्लॉकवाइज घूमते हैं। इससे बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा प्लैनेट क्लॉकवाइज घूमते हैं। तो आपका आंसर होगा क्या, वेनस एंड यूरेनस ये क्लॉकवाइज घूमते हैं और बाकी सब एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। क्लियर है मर्क्यूरी का। देन आफ्टर हम लोग पढ़ेंगे यूरेनस के बारे में। सबसे हॉटेस्ट प्लस सबसे ब्राइटेस्ट प्लैनेट कौन सा है, वेनस है। और इसका शेप लगभग लगभग हमारे पृथ्वी जैसा है। और इसी को तो कहा गया है सिस्टर प्लैनेट ऑफ आवर अर्थ। आप लोग यहाँ पर पिक्चर में देख पा रहे हो, ये पृथ्वी के जैसे ही दिखता है और इसी की वजह से इसी को कहा गया है क्या, सिस्टर प्लैनेट। ये पृथ्वी का बहन की तरह दिखता है। और मॉर्निंग स्टार एंड इवनिंग स्टार क्या है, वेनस है। हमारा जो मॉर्निंग का स्टार दिखता है हमें और इवनिंग का जो स्टार दिखता है वो क्या दिखता है, वेनस। और इसमें एटमॉस्फेयर प्रेजेंट तो है, मगर इसका जो एटमॉस्फेयर है, इसके एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड 96% है। 96% कार्बन डाइऑक्साइड है इसके एटमॉस्फेयर पे। इट डोंट हैव इट्स सैटेलाइट, इसका कोई भी सैटेलाइट नहीं है। मतलब ऐसा प्लेनेट, अगर आपसे पूछा जाए कि ऐसा प्लेनेट बताइए जिसका कोई भी सैटेलाइट नहीं है, तो उसका आंसर क्या होगा, वेनस। और इसका रोटेशन कैसा है, ये रोटेशन क्लॉकवाइज करता है। मैंने इसके पहले वाले स्लाइड में ही आपको समझाया था कि वेनस और यूरेनस ये दोनों ऐसे प्लेनेट है जो कि ईस्ट से वेस्ट की तरफ घूमते हैं, इन द सेंस क्लॉकवाइज घूमते हैं। और इसको छोड़ के जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सब एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। चलिए, ये तो एक पॉइंट हुआ, यहाँ से एक क्वेश्चन हमारा बन चुका है। एंड देन आफ्टर हम लोगों ने देखा कि इसका रोटेशन टाइम कितना है। वेनस का रोटेशन टाइम क्या है, 243 डेज। एंड इसका रिवोल्यूशन टाइम कितना है, 225 डेज। मतलब ये खुद के एक्सिस में 243 डेज में घूम लेता है, चक्कर काट लेता है अपने खुद के एक्सिस को। और ये सूर्य के एक्सिस को, मतलब सूर्य को चारों तरफ अतिक्रम करता है कितने दिन में, 225 डेज में। आपको यहाँ पर जानने की जरूरत है सिस्टर प्लेनेट कौन सा है, वेनस है। ये क्वेश्चन पूछ सकता है आपके एमआर या फिर XY ग्रुप में। एंड देन आफ्टर एटमॉस्फेयर
ये 96% कार्बन डाइऑक्साइड है, इसका कोई भी सैटेलाइट नहीं है। और ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इसका रोटेशन ईस्ट से वेस्ट की तरफ होता है, मतलब क्लॉकवाइज होता है। और ये दोनों को छोड़कर, मतलब वेनस और यूरेनस को छोड़कर बाकी सब प्लैनेट एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। चलिए, मार्स। मार्स की अगर बात करें तो ये इसको बोला गया है रेड प्लैनेट। रेड प्लैनेट इसीलिए कहा गया है क्योंकि ये बना हुआ है कैसे, आयरन ऑक्साइड से। आयरन ऑक्साइड से बना हुआ है ये मार्स। और इसका सैटेलाइट है, दो सैटेलाइट इसको डिस्कवर किया गया था, दो सैटेलाइट, जिसका नाम है फोबोस एंड नेक्स्ट का नाम है डेमोस। इसको डिस्कवर किया गया था इसको 1877 में बाय एसएफ हेल्स। और ये जो डेमोस है ये सबसे छोटा सैटेलाइट है हमारे सोलर सिस्टम का। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे छोटा मतलब सैटेलाइट कौन सा है हमारे सोलर सिस्टम का, तो उसका आंसर होगा डेमोस। और फोबोस और डेमोस किसका सैटेलाइट है, ये मार्स का सैटेलाइट है। और मार्स कैसा बना हुआ है, रेड प्लेनेट कहा गया है। और इसी के साथ साथ क्यों इसको रेड प्लेनेट कहा गया है, क्योंकि यहाँ पर ये प्लेनेट पूरी तरह से आयरन ऑक्साइड से बना हुआ है। आप यहाँ पर देख पा रहे हो, ये है डेमोस और ये है फोबोस, यही है सैटेलाइट जो कि है मार्स का। ये चारों तरफ घूम रहे हैं, मार्स के चारों ओर घूम रहे हैं ये, ठीक। तो यहाँ पर और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, माउंटेन हैज बीन फाउंड इन डेमोस। आप लोग यहाँ पर जो सैटेलाइट देख पा रहे हो जो कि डेमोस है, यहाँ पर एक माउंटेन पाया गया है जिसका नाम है निक ओलंपिया माउंटेन। और यही निक ओलंपिया माउंटेन 3 गुना है एवरेस्ट का हाइट का। एवरेस्ट का हाइट 8850 मीटर और इसी का 3 गुना है ये निक ओलंपिया माउंटेन। और निक ओलंपिया माउंटेन हमारे सोलर सिस्टम का सबसे हाईएस्ट माउंटेन है। सबसे हाईएस्ट माउंटेन कौन सा है हमारे सोलर सिस्टम का, निक ओलंपिया माउंटेन। और हम लोगों ने ये मार्स को स्टडी करने के लिए हम लोगों ने मार्स ऑर्बिटर मिशन चलाया था जो कि था 2013-2014, जिसको कहा गया था मंगलयान। तो इसमें हम लोगों ने ये मंगलयान इसीलिए चला, मतलब इसीलिए छोड़ा गया था यहाँ से क्योंकि हमें स्टडी करना था इसका सीजनल चेंज। इसका सीजन मतलब मार्स का जो सीजनल चेंज है, इसका जो टेम्परेचर चेंज हो रहे हैं, इसका जो वेदर चेंज हो रहा है, तो इसको स्टडी करने के लिए हम लोगों ने मंगलयान भेजा था जिसको कहा गया है मार्स ऑर्बिटर मिशन। एंड देन आफ्टर बहुत ही ज्यादा जानने की जरूरत है, इसकी रोटेशन टाइम कितना है, 24 घंटा, समथिंग लाइक आवर अर्थ। एंड देन आफ्टर इसका रिवोल्यूशन टाइम कितना है, 687 आवर्स। और इसी के साथ साथ ये मार्स हम लोगों ने कंप्लीट किया। हम लोगों ने जाना इसमें कि निक ओलंपिया माउंटेन है जो कि 3 गुना है हमारे माउंट एवरेस्ट के। और इसी में हम लोगों ने देखा कि 2 सैटेलाइट है और ये क्या है, फोबोस और डेमोस। और सबसे सोलर सिस्टम में सबसे छोटा सैटेलाइट कौन सा है, यही है डेमोस, मगर छोटा है। मगर इसी के अंदर एक बड़ा सा माउंटेन भी है जिसका नाम है निक ओलंपिया माउंटेन। नेक्स्ट हम लोगों को पढ़ने की जरूरत है जुपिटर के बारे में। यहाँ पर है ये जुपिटर एंड ये सबसे लार्जेस्ट प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम का। सबसे लार्जेस्ट प्लैनेट कौन सा है, जुपिटर है। और जो कि ये एस्टेरॉयड बेल्ट के बाहर है। एरिया वाइज ये बड़ा है और नंबर ऑफ सैटेलाइट इसमें ज्यादा है। नंबर ऑफ सैटेलाइट इसमें ज्यादा है मगर इसको क्रॉस कर चुका है, इसको हाल ही में क्रॉस कर चुका है सैटर्न ने इसको क्रॉस कर चुका है। यहाँ पर एक अपडेट कर लीजिएगा कि यहाँ पर नंबर ऑफ सैटेलाइट्स सबसे ज्यादा अभी इस सिचुएशन में सैटर्न के पास है। और ये पहले था 67 जो कि लार्जेस्ट था जुपिटर का, मगर अभी सैटर्न का है। और ये लार्जेस्ट सैटेलाइट का नाम क्या है, मतलब बिगेस्ट सैटेलाइट का नाम क्या है, गैनीमेडी, जो कि जुपिटर का बिगेस्ट मतलब सोलर सिस्टम का बिगेस्ट सैटेलाइट है। और ये जो जुपिटर है ये कुछ तरह से स्टार की तरह दिखता है और इसी के अंदर रेडियो एनर्जी भी है।
ओके, चलिए हमें इसके रोटेशन के बारे में जान लेते हैं। इस ये अपने खुद के एक्सिस में 9 घंटे में घूम लेता है और इसका रिवोल्यूशन टाइम ये सूर्य के चारों ओर घूमता है 11.86 ईयर। ये कोई छोटी बात नहीं है, 11 साल 11.86 मतलब 86 ईयर, मतलब 11 साल में मतलब सूरज के चारों ओर चक्कर लगाता है ये जुपिटर। और इसी का सबसे बिगेस्ट सैटेलाइट है गैनीमेडी। और ये पहले जुपिटर का सबसे ज्यादा सैटेलाइट की मात्रा थी, मगर इसको हाल ही में क्रॉस कर दिया है सैटर्न ने। क्लियर। नेक्स्ट सैटर्न के बारे में पढ़ेंगे। तो ये लार्जेस्ट सेकंड लार्जेस्ट सैटेलाइट मतलब सेकंड लार्जेस्ट प्लेनेट है एरिया वाइज। सेकंड लार्जेस्ट प्लेनेट कौन सा है? सैटर्न है। अगर फर्स्ट लार्जेस्ट की बात करेंगे तो लार्जेस्ट प्लेनेट कौन सा है? जुपिटर। और इसी के बाद सेकंड लार्जेस्ट कौन है? सैटर्न है एरिया वाइज। इसका नंबर ऑफ सैटेलाइट 61 था, मगर ये बढ़ चुका है। और ये सैटर्न का जो लार्जेस्ट सैटेलाइट है इसका नाम क्या है? टाइटन। और आप लोग जानते हो कि ये जो एस्ट्रॉयड बेल्ट है, एस्ट्रॉयड बेल्ट के जो अंदर वाले मतलब प्लैनेट्स है, ये कैसे बने हुए हैं? सॉलिड के बने हुए हैं। और ये एस्ट्रॉयड बेल्ट के बाहर वाले जो प्लैनेट्स है ये गैशियस है, गैशियस एलिमेंट से बने हुए हैं। तो ये सैटर्न तो एस्ट्रॉयड बेल्ट के बाहर है, इसीलिए इसको कहा गया है दिस इज अ गैशियस प्लैनेट। और इसी के साथ साथ ये ग्लोब बनाता है एक क्या? गैस का। इसका रोटेशन ईयर कितना है? इसका रोटेशन ईयर है 11 आवर्स। और इसका रिवोल्यूशन कितने कितने टाइम में ये सूर्य के चारों ओर चक्कर काटता है? 29 ईयर्स। नेक्स्ट, यहाँ पर आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो कि ये एक रिंग बनाया हुआ है। अब ये रिंग का फॉर्मेशन कैसे हुआ? अब इसको गैसियस प्लैनेट कहा गया है, तो ये गैस से बना हुआ ये चारों तरफ रिंग्स है। इसका जो सराउंडिंग है, ये सैटर्न का जो सराउंडिंग है, इसमें 7 रिंग्स है, मतलब 7 रिंग है सैटर्न में। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे यूरेनस के बारे में। यूरेनस के बारे में अगर पढ़ेंगे तो यहाँ पर पहले ही पॉइंट में आपको जानने को मिलेगा कि टिल्ट एंगल इसका हाई है, बहुत हाई है, मतलब ये ज्यादा ही झुका हुआ है, इसीलिए इसको झूला हुआ प्लेनेट कहा गया है। मतलब ये प्लेनेट झूल रहा है, ठीक। और इसका सराउंडिंग कैसे है? हम लोगों ने देखा कि ये एस्ट्रॉयड बेल्ट के बाहर के जितने सारे प्लैनेट्स है ये कैसे बने हुए हैं? गैसियस फॉर्म से, मतलब गैसियस क्लाउड से बने हुए हैं। तो फिर ये जो यूरेनस है, यूरेनस का जो आउटर सरफेस है, ये आउटर सरफेस में मीथेन गैस पाए जाते हैं। सबसे भारी मात्रा में मीथेन गैस पाए जाते हैं कहाँ पर? यूरेनस पे। और इसी की वजह से ये कैसा दिखता है? ये आप लोग ये आउटर सरफेस इसका देख पा रहे हो, ये कैसा दिख रहा है? ग्रीन कलर का। ये ब्लू ब्लू का तो है, ब्लू कलर तो दिख रहा है, मगर इसका जो आउटर सरफेस है इसको आप लोग ध्यान से देखिए कि यहाँ पर आपको ग्रीन कलर दिखेगा। इसका रोटेशन टाइम कितना है? ये 17 आवर में खुद का एक चक्कर काट लेता है। और रिवोल्यूशन टाइम है इसका 84 ईयर। और इसी का लार्जेस्ट सैटेलाइट कौन सा है? ट्रिटेनिया। और इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था सैटर्न ने कितने रिंग बनाए थे? 7 रिंग्स बनाए थे। और इसी के बाद यूरेनस ने कितने रिंग बनाए? 9 रिंग्स, जो कि हम लोग अभी पढ़ते हैं हमारे न्यूमेरिकल मतलब मैथमेटिक्स के एक्सप्रेशन में अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, एप्सिलॉन, ये सब नाम दिए गए हैं ये 9 रिंग के। नेक्स्ट हमें पढ़ने की जरूरत है नेपच्यून के बारे में। सबसे फारदेस्ट प्लैनेट टू द सन, सबसे दूर स्थित प्लैनेट कौन सा है? नेपच्यून। और इसका कितने सारे सैटेलाइट्स हैं? इसके 14 सैटेलाइट है। और 14 सैटेलाइट के साथ साथ इसका जो सबसे बड़ा सैटेलाइट है जिसका नाम है ट्राइटन सैटेलाइट। क्लियर। यहाँ पर ये सोन नहीं है, यहाँ पर इसको आप लोग चेक कर लीजिएगा, ये सोन नहीं है, ये ओन है। और इसका रोटेशन का टाइम, रोटेशन पीरियड कितना है? मतलब ये खुद का एक्सिस में स्पिन कर लेता है 16 आवर में। और ये रिवोल्यूशन सूर्य के चारों ओर अतिक्रम करता है 164 ईयर्स में। नेक्स्ट हमें इस चैप्टर से हमें एमआर एयरफोर्स या फिर कोई भी एग्जाम हो, इसके लिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बार बार पूछे गए हैं, वो सब हम लोग क्वेश्चन इसमें डिस्कस करेंगे, जानेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं।
पहला ही क्वेश्चन है, बिगेस्ट प्लैनेट ऑफ आवर यूनिवर्स कौन सा है? हम लोगों ने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था कि जिसका नाम था जुपिटर। और बिगेस्ट सैटेलाइट कौन सा है? गैनीमेड, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था जुपिटर के अंदर ही। ब्लू प्लैनेट्स कौन सा है? ऑब्वियसली हमारा पृथ्वी है। और ग्रीन ग्रीन प्लैनेट हम लोगों ने थोड़ी देर पहले ही देखा था कि मीथेन गैस का क्लाउड बना रहा था। कौन? यूरेनस। सबसे ब्राइटेस्ट प्लैनेट कौन सा है? हम लोगों ने देखा ये भी कि ये कौन सा है, वेनस है। और सबसे कोल्डेस्ट प्लैनेट कौन सा है? जो कि सूर्य के सबसे दूर होगा वही सबसे कोल्डेस्ट होगा, तो उसके साथ साथ नेपच्यून सबसे कोल्डेस्ट प्लैनेट है। प्लैनेट विद मैक्सिमम नंबर ऑफ सैटेलाइट, ये है सैटर्न। पहले ये जुपिटर था मगर जुपिटर को अतिक्रम कर चुका है और इसका आंसर क्या है? सैटर्न है अभी। और सबसे फास्ट रिवॉल्यूशन कौन करता है? सबसे तेजी से घूमता कौन है? जो सबसे सामने होगा वही तेजी से घूमेगा, तो मर्क्यूरी है। सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट कौन सा है? वेनस है। वेनस सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम का। और सबसे डेंस्ड मतलब ठोस प्लैनेट कौन सा है? सबसे ठोस प्लैनेट है पृथ्वी, हमारा अर्थ। और सबसे फास्ट रोटेशन मतलब हम वो खुद के एक्सिस में स्पिन सबसे स्पीड में कौन कर रहा है? वो इसका आंसर होगा जुपिटर। नेक्स्ट, हम लोगों ने देखा मॉर्निंग और इवनिंग स्टार, जिसका नाम था क्या? वेनस। और सबसे नियरेस्ट प्लैनेट है अर्थ का, ये भी है वेनस। सबसे नियरेस्ट प्लैनेट है इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार जो आप लोग देख पाते हो वो किसका है? वेनस, वेनस ही है वो। और रेड प्लैनेट हम लोगों ने देखा जो कि आयरन ऑक्साइड से बना हुआ है, जिसमें मंगल ग्रह मंगलयान चलाया गया था 2013-2014 में, मार्स ऑर्बिटर मिशन। और उसी के साथ साथ सबसे स्लोएस्ट रिवॉल्यूशन प्लैनेट कौन सा है हमारे सोलर सिस्टम का? वो है नेपच्यून। और सबसे स्लोएस्ट रोटेशन कौन सा है? सबसे धीरे कौन सा घूमता है? उसका तब आंसर होगा वेनस। सबसे स्मॉलेस्ट सैटेलाइट कौन सा है? डेमोस। हम लोगों ने पढ़ा था कि सबसे स्मॉलेस्ट सैटेलाइट मार्स का है, फोबोस और डेमोस। और फोबोस और डेमोस में सबसे छोटा सैटेलाइट कौन सा है? डेमोस, हमारे सोलर सिस्टम में। क्वेश्चन आएगा आपके पास कि अर्थ का सिस्टर प्लैनेट या फिर ट्विंस प्लैनेट किसको कहा गया है? इसका नाम है वेनस। और एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सीडीएस में पूछा गया है। ओनली सैटेलाइट विथ एन एटमॉस्फेयर लाइक अर्थ, पृथ्वी की तरह उसका भी एटमॉस्फेयर है, उसका नाम क्या है? टाइटन, जो हम लोगों ने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था। ये रहा टाइटन, आप लोग यहाँ पर देख रहे हो। ये सबसे लार्जेस्ट सैटेलाइट है किसका? सैटर्न का। ये सैटर्न का सबसे लार्जेस्ट सैटेलाइट है और यही सैटेलाइट में आप लोगों को अर्थ की तरह एटमॉस्फेयर मिलेगा। उम्मीद करता हूँ कि यूनिवर्स का जो टॉपिक था वो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। इंडियन नेवी, एमआर, एक्सवाई ग्रुप एंड देन आफ्टर जितने भी एग्जाम हैं आप लोग इसको रिफर कर सकते हो। हम लोग पूरा एकदम हाई लेवल पर लेके चल रहे हैं इसको। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को थोड़ा सा हेल्प मिला होगा यहाँ से। आप लोग वीडियो को पूरा देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही ये चैनल चलेगा और आपके सपोर्ट से ही मुझे मोटिवेशन मिलेगा। ओके, थैंक यू सो मच। शुभ रात्रि।